आप सभी को मेरा नमस्कार। हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की, क्लास 12th की। आज हम बात करेंगे एक सेट की जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ चीज़ों पे जो ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आगे और भी बहुत सारे वीडियो 12th के बनाऊँगी। वैसे मैं बीए वालों को भी पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 2021 की है, सामान्य हिंदी, ठीक है? तो मैंने सेट लगाया था अपने टाइम में, तो मैं आपको इसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। और इसके अलावा इसमें से कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो इस बदलाव को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्वेश्चन वही रहते हैं, पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है बस, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां, ठीक है? राहुल संस्कृत्यान का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। इसी तरह से बीए में भी क्वेश्चन बना था और ये क्वेश्चन बड़ी बड़ी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और वो इसी तरह प्रेमचंद का वास्तविक नाम, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि प्रेमचंद का नाम धनपत राय वास्तविक नाम था। धनपत राय यानी धनपत राय, इसका नाम था प्रेमचंद्र का, ठीक? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, तो वहाँ पे प्रेमचंद के बाकी नाम दे दिए थे, नवाब राय, और उर्दू में नवाब राय इनका नाम था, नवाब राय। और प्रेमचंद का वास्तविक नाम प्रेमचंद था कि धनपत राय था कि नवाब राय था कि सभी था, तो यहाँ पे था धनपत राय, क्या था वास्तविक नाम, ठीक है? तो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कैसे बन सकता है, वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो राहुल संस्कृत्यान का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। तार सप्तक के संपादक, चाहे प्रथम तार सप्तक बोला जाए, तृतीय तार सप्तक बोला जाए, इसमें अज्ञेय ही थे। निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद युग के गद्य लेखक हैं? राय कृष्ण दास, ठीक है? इसको सर्च कर लीजिएगा, वैसे इसमें टिक तो ही लगा है, ठीक है? छायावाद के गद्य लेखक रामचंद्र शुक्ल को होना चाहिए, नहीं, राय कृष्ण दास ही हैं, ठीक है? सर्च कर लीजिएगा ये वाला, इसमें टिक नहीं लगा है। सदर मिश्र की रचना है नाचिकेतोपाख्यान, यही जो कुछ चेक है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा आंसर सही है। नाचिकेतोपाख्यान, ठीक है? ये बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये कई साल में कई बार आता है। ये 2022 में भी लगभग आया ही था, 23 में ऐसे करके कुछ आया था, ये और ये वाला सदर मिश्र, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग की रचना है प्रेम माधुरी, ठीक है? वैसे तो अगर मैं कंफ्यूज करूं आप लोगों को, तो प्रेम करके रचनाएं बहुत सारी हैं, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, ये भारतेंदु की ही रचनाएं हैं। प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, हम बता रहे थे प्रेम प्रसंग, तो ये सब प्रेम प्रसंग ये सब अलग अलग रचनाएं हो जाती हैं, लेकिन प्रेम माधुरी माँ से भारतेंदु युग ऐसे याद कर सकते हैं। आधुनिक युग की वीरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, महादेवी वर्मा। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? ये भी बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रज भाषा की कृति है। पहले मैंने अवधि लगाया था, गलत हो गया, देखा। निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपलब्धि से विभूषित किया गया है मैथिली शरण गुप्त को। उर्वशी की के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया था, लेकिन असल में उपाधि जो है मैथिली शरण गुप्त को भी दी गई। लेकिन बाय द वे आपके एग्जाम मैथिली शरण गुप्त ना दिया हो और रामधारी सिंह दिनकर और बाकी कवि दे दिए गए हों, तो आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्रकवि कहा गया था, ठीक है? अब हम बात करते हैं दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित। बहुत ही मज़ेदार बात बताऊँ मैं आपको, इसमें आपको 10 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें आपको क्या करना है कि अपने पाठ, अपनी किताब के
पाठ के पाठ का नाम, उससे कुछ लाइनें अगर आप किताब पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप किताब पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये किताब है, बहुत पुरानी है, तो इसकी किताब पुरानी पन्ने में मत जाइएगा। जैसे कि ये हैं, ठीक है, तो इन सब का आप ये कीजिए कि थोड़ा इन सब का जो है आप अगर एक एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कुछ पैराग्राफ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सीरीज से, सॉरी, गेस से, क्योंकि हम लोग के टाइम में सीरीज आती है, तो गेस से पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका आता ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है, ठीक है। हरिशंकर परसाई को पढ़ लीजिएगा। और APJ अब्दुल कलाम मुश्किल है, तो इन तीनों को ही पढ़ लेंगे ना आप अच्छे से, तो इनमें से आपको क्वेश्चन आराम से इसमें से आराम से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। प्लस पहला लेसन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता ही होता है, ठीक है। अगर आप हिंदी के हैं तो ये, वैसे मैंने सामान्य हिंदी का बताया, ठीक। तो मैं बता रही थी कि पढ़ लेंगे तो कितना ही अच्छा रहेगा। ये गद्यांश दे दिए होते हैं और इनका ही आपको वो करना होता है। तो हाँ, तो मैं बता क्या रही थी कि पहला दो नंबर आपको ऐसे मिल जाते हैं, पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम लिखकर। वो कैसे होगा, जब आप उसको पद्य को जानते होंगे कि किस लेखक ने लिखा है, ठीक है। अगर टाइम मिला तो मैं ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप याद रखें, कैसे पहचान पाएँ, ठीक है। पर तब जब इस वीडियो को आप अच्छे से लाइक करेंगे, कमेंट करेंगी। तो ये था कि जंगल रूप का है। तो पहले हम देखते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप लेसन है और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। देखा, पहले ही लेसन से लिया गया है, ठीक है। हम बुक से खोल कर देखते हैं। जंगल से स्टार्टिंग है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल का क्या बोला है, जंगल से। देखिए हम ढूंढते कैसे हैं, ठीक है। ये शुरुआत से कहीं से दिया होगा, जंगल से, इसलिए पेज पे तो नहीं है। जंगल जंगल जंगल, ये देखिए इधर दिया गया है, जंगल में, ठीक है। तो ये है हमारा पद, क्योंकि मैं अच्छे से बता रही हूँ तो अच्छे से लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे है जंगल, ठीक है। तो इसका है, इन्होंने लिखा है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लताएं, कहाँ तक है, रूप हैं, रूप हैं। इसको इधर पढ़ लेते हैं, ठीक है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विविध अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अब मैंने इसको व्याख्या करके लिखा है, मैं दिखाती हूँ। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये कुछ 3-4 नंबर का आता है, ठीक है। ओके, तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, कृपया लाइक कर दीजिए। लेखक कहता है कि प्रत्येक नदियाँ, ठीक है, इसी की व्याख्या, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पतियाँ अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन में अवरोधी स्थिति प्राप्त करती हैं। बहुत कठिन है, इतना भी कठिन भी नहीं है, अगर समझते हैं तो बहुत आसान है। और आपको हिंदी में, अगर आप हिंदी में अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं ना, 90 मेरे स्कोर हुए थे, तो आप परसेंटेज अच्छा बना ले जाते हैं। ओके, ये होता है प्लान। तो हिंदी को थोड़ा सा समझना और आपके बेस्ट नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक नदियाँ अनेक प्रवाह के साथ मिलकर समुद्र में खुल जाते हैं और एक रूप में ढल जाते हैं। देखिए बहुत सारी नदियाँ होती हैं जो जा करके कहाँ मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं, ठीक है, और एक रूप में ढल जाती हैं। तब कोई ये नहीं कि मैं, अब सभी बच्चे कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे जब सब बच्चे बैठते हैं तो टीचर पढ़ाता है तो सभी बच्चे उसके लिए समान होते हैं उस जगह पे, क्योंकि वो जो पढ़ाता है वो सभी को पढ़ाता है, वो जो कहता है वो सभी सुनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक रूप में ढल जाते हैं। और उसी प्रकार हमारी राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ आदि मिलकर राष्ट्रीय संस्कृति में
समन्वय प्राप्त करती हैं। यानी कि जिस प्रकार नदियाँ बहुत सारी होती हैं और मिल करके समुद्र में मिलती हैं और एक रूप में ढल जाती हैं, उनका कोई एक अस्तित्व नहीं रह जाता है। ये परमात्मा वाली बात भी एक तरह से कही गई है, लेकिन इसमें अलाउ कर दे तो बहुत अच्छी बात है कि सभी आत्माएँ परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। ठीक है? वही बात कही जा रही है। फिर उसी तरह राष्ट्र जीवन की अनेक विधियाँ, यानी कि बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। राजस्थान का पहनावा अलग है, व उत्तर प्रदेश का पहनावा अलग है। तो वो सभी जो हमारी विधियाँ हैं, जो तौर तरीके हैं, जो भोजन का प्रकार है, लिख सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। उस समय मेरा इतना दिमाग तेज़ नहीं था, मैं भी आप लोगों की तरह ही थी। ठीक है? तो मैं समझा रही हूँ, आप लिखना चाहे लिख लीजिए, समझना चाहे समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो अनेक प्रकार की जो विधियाँ हैं, जो संस्कृति हैं, जो रीति-रिवाज हैं, वो सभी मिल कर के हमारी राष्ट्र संस्कृति को बनाते हैं। और कभी-कभी बड़े-बड़े जब एग्ज़ाम देते हैं, बीए में आते हैं, तो संस्कृति संस्कृति क्या है समझाइए, इस पे क्वेश्चन बनता है 15 नंबर का। तो आप ऐसे ले सकते हैं, और जब कोई चीज़ समझ लेते हैं ना, मतलब इस लेसन में आप समझ लीजिए कि संस्कृति पे बात करेगा। किस पे? लेखक राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन सा? पहला चैप्टर है आपका, चाहे आप हिंदी मीडियम चाहे सामान्य हिंदी से हो, चाहे हिंदी से हो। राष्ट्र का स्वरूप, इसमें बात की गई है भूमि की, देखिए मैंने नोट्स बनाया है, जन की और जन के संस्कृति की। ठीक है, ये मेरे देखो नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी जिसमें लेसन को पहचाने कैसे, एग्जाम में जो 2 नंबर का आता है वो मैं आइडिया बताऊंगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक समन्वय का आश्रय यह नियमित रूप है, ये मैंने बुक से व्याख्या करके लिखी है। ठीक है, तो अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार राष्ट्र संस्कृति एक दूसरे से मिलकर राष्ट्र बनाती है। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों को मैंने अपनी भाषा में लिखने का प्रयास किया, उसी प्रकार राष्ट्र की अनेक विधियाँ समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उगते हुए, मतलब कहने का मतलब है कि एक जंगल होता है जिसमें जंगल एक है, परंतु उसमें क्या क्या है? लताएं हैं, वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, कितना कुछ है जो कि एक दूसरे के विरोधी है, और वो सब मिलकर के जंगल बनते हैं। उसी तरह बहुत सारी नदियां मिलकर के क्या बनाती हैं? समुद्र बनाती हैं। उसी तरह बहुत लोगों की विधियां, बहुत तौर तरीके मिलकर के क्या बनाती हैं? संस्कृति बनाती हैं हमारी। और ये कह रहा है कि समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। यानी कि अगर आपके जीवन में समन्वय है, अच्छा जीवन है, यानी कि बैलेंस है अच्छा, तो वही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। यानी कि आप सुखी हैं, आप संपन्न हैं, तो उस राष्ट्र का स्वरूप भी सुखी है, क्योंकि आपकी आय राष्ट्र की आय है, आपकी उन्नति राष्ट्र की उन्नति है, आपका विकास राष्ट्र का विकास है, क्योंकि आप उसमें योगदान देते हैं। समन्वय का आश्रय यह नियमित रूप से है। नियमित जीवन को राष्ट्र का सुखदायी रूप कह सकते हैं। नियम पूर्वक जीवन से मनुष्य और राष्ट्र दोनों का विकास होगा। विकास से सुख पूर्व जीवन की कल्पना की जा सकती है। ये विकास होगा आपका, तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो राष्ट्र उन्नत होगा। जिस राष्ट्र में लोग समन्वय पूर्व यानी नियम पूर्व सहनशीलता से रहते हैं, वह राष्ट्रीय आदर्श और सुखदायी राष्ट्र कहलाता है। अब इतने समझाने में आपको ना टाइम लगा दिया, लेकिन आप अच्छे समझते हैं या काट के देखते हैं तो गलत बात है। अगर आप अच्छे समझते, इसी को अच्छे समझ लिया ना, तो आपको पहला लेसन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन बात करते हैं जो इसी से आए हैं। राष्ट्र के जन किसके साथ एक दूसरे से मिलकर रहते हैं? राष्ट्र के जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। अब राष्ट्र के जन एक दूसरे से किस तरह से? एक दूसरे के साथ राष्ट्र के जन मिलकर रहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना है। जल इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सॉरी। जल के अनेक प्रवाह अनेक रूप से मिलकर कहाँ एक डूबता पाते हैं? समुद्र में। ठीक है, देखिए जब वो आप व्याख्या से लिख लेंगे तो आप क्वेश्चन भी अच्छे से लिख लेंगे। किस प्रकार के जीवन को राष्ट्र का सुखदायी रूप कहा गया है? तो ये तो किताब से ही है, समन्वय युक्त जीवन को ही राष्ट्र का सुखदायी रूप कहा गया है, यही कॉपी में भी लिखा है।
समन्वययुक्त जीवन को सुखदायी रूप कहा गया है। ठीक, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हो, अब हम आते हैं काव्य पे। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाई दे रही हूँ कि किस तरह का पेपर आपका होता है। दूसरा पेपर है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये बहुत पुराना है, शायद पैटर्न बदल गया हो आपका, लेकिन लगभग चीज़ वही रहती है। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप, पहला लेसन आ गया। किसने लिखा था? वासुदेव अग्रवाल। राष्ट्र से पहचान लेंगे आप बड़ी आसानी से, ठीक है। तो उसके बाद चौथा प्रश्न आ जाता है आपका, जो आता है काव्य के क्षेत्र से आता है। मैं इसको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी, अथवा करके भी आता है कि आप कोई भी कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी। इसके बाद मैं काव्य जीवन परिचय के बारे में कल बात करूँगी। आज मैं बात करूँगी, थोड़ा सा मैं काव्य के बारे में बात कर ही लेती हूँ, जो किसी कृष्ण जी के बारे में है। तो ये अब कहाँ से लिया गया है? अब मैं आपको इसको भी खोल के दिखा रही हूँ। ये लिया गया है पवन दूतिका से, ठीक है। का ये भी आपका पहला लेसन ही है। हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। अगर आपको मतलब व्याख्याएँ पढ़ने का शौक़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको व्याख्याओं का भी वीडियो बना के दे सकती हूँ, ठीक है। बैठी खिन्न यक दिवस वेह गेह में थी अकेली, आके या शूद्र युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प गंध को ले, दाता वाली सुपवनी इसी काल वातायनों से। ये आपको दिया गया है व्याख्या करने के लिए, ठीक है। बैठी क्रूरता से। अच्छा, थोड़ा सा और है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूँ प्यारी, राधा पवन इतना क्यों मुझे सताती, तू तू क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, ठीक है। मैं इसकी व्याख्या आपको बताऊंगी। तो ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं पेपर हल कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसको बाद में पढ़ाऊँगी अच्छे से। तो प्रस्तुत पद्यांश बताइए, ये पाठ्य पुस्तक हिंदी के जब भी पहला लेसन को इसमें आप पहला लेसन कैसे जानेंगे? जहाँ राधा जी की बात की जाए तहाँ इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय पवन दूतिका है, ठीक है। अब है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, मोटी किताब है। बैठी खिन एक दिवस वह गेह में थी अकेली। मैं इसको देख के बताऊंगी, पता नहीं आपके समझ में ना आए। मैं इसको भी देख के बताऊँ, उसको भी देख के बताऊँ। तो उसका कहने का तात्पर्य ये है कि कवि पहले बात तो प्रसंग आप जरूर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में गद्यांश यहाँ लिख दिया, पद्यांश नहीं था। प्रस्तुत पद्यांश में राधिका जी की विरह का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधिका जी खिन्न यानी कि दुखी अवस्था में अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं। क्या लिखा था? खिन्न अवस्था में गेह में थी अकेली, आके या शूद्र के युगल में थे धरा को भिगोते। और क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण को याद करते हुए राधिका जी के दोनों आँखों में आंसू बह रहे थे, जो पूरी धरती को अपने आंसुओं से भिगो रहे थे। और आप सोच रहे होंगे, अरे ये कैसे हो सकता है, इसमें तो पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति नहीं, अरे विरोधा, अरे अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि अति हो रही भाई, एक धरा को कैसे भिगो देगा, ये तो अति हो गई भाई। लेकिन नहीं, वो सामान्य थोड़ी ना थी। तो कह रहा है कि राधिका जी असाधारण नायिका नहीं थी, इसीलिए उनके आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे। अर्थात श्री कृष्ण के जाने पर राधिका जी अपने घर में एक दिन अकेली खिन्न अवस्था में बैठी थी और उनके आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे, ठीक है। एक्चुअली में इसके बाद ख़त्म हो रहा है, क्योंकि शायद वहाँ पे अंडरलाइन होगा, अंडरलाइन होकर आता है कि ये चारों लाइन अंडरलाइन होंगी और दिया यहाँ तक होता है, ठीक है। मैं किताब से दिखा रही हूँ, किताब में कैसे दिया गया है। देखिए, ऐसे कुछ ऐसे दिया होगा और इतना अंडरलाइन होता है, इतने की ही व्याख्या आपको करनी होती है। तो इतने की व्याख्या इसमें दी गई है, बाकी डिटेल्स आपको मैं किसी और दिन बताऊँगी, ठीक है। भिगो रहे थे मतलब टोटली बस यही कहने का तात्पर्य है। अगर आपको इसको और भी डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ। और प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा जी की विरह वर्णन, अब आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य नहीं, सॉरी, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हुआ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में राधिका जी की किस दशा का वर्णन किया गया है। तो मैंने आंसर में लिखा विरह वर्णन किया गया है। फिर नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा है? नायिका ने पवन को क्रूर कहा है क्योंकि पवन दूतिका जी को
ये सताती है। राधिका जी पवन दुधिका से कहती हैं कि तू भी मेरी तरह काल की क्रूरता से दूषित हो गई है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि चूँकि राधिका जी कृष्ण को याद करती हैं तो हवा आ कर के राधिका जी को परेशान करती है। तो वो कहती हैं कि क्या तू क्रूर हो गई है कि या फिर तुझे जो मेरे तरह ही श्री कृष्ण की याद आ रही इसीलिए तू दूषित हो गई है। ठीक है? तो इतना कहा गया है। इस पद्य में किस रस का प्रयोग किया गया है? बहुत आसान बात है। राधा जी कृष्ण जी से अलग हैं, दूर हैं, उदास हैं, करुण रस होगा नहीं। करुण रस तब होता है जब कोई रोता है, परंतु परंतु वहाँ रोना या तो मृत्यु के पश्चात होता है, ठीक है? वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई नायक-नायिका बिछुड़ने के बाद ही करुण रस आएगा। पर वियोग रस में हमेशा नायक नायिका से बिछड़ता है तभी वियोग रस आता है। रस के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं रस के ऊपर भी वीडियो बना के दे सकती हूँ और मैं आधा पेपर कल हल करूँगी। तो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन। और अगर आपको आगे जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हिंदी में आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपको आगे प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। राधे कृष्णा।